करते हैं स्टार्ट आज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहली चीज़ तो 9th क्लास में भी हमने जो पढ़ा था, दैट इज हम किन किन चीज़ों से डील करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट से ही, कोऑर्डिनेट एक्सिस से, और क्या बोलते हैं इसको, एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, एक नाम इसका कार्टेशियन प्लेन भी होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों से डील करने वाले हैं। इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमारे जो टॉपिक्स बनेंगे उनसे डील। तो यहाँ पर हमारे पास इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स हैं। तो मैं इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ फिलहाल। पार्ट्स नंबर 1, पार्ट नंबर 1 है डिस्टेंस फॉर्मूला। एक दूसरे से कोई भी रिलेटेड ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा क्या है ही नहीं। 3 अलग अलग टॉपिक्स, 3 अलग अलग फॉर्मूले एंड चैप्टर खत्म। दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला, और थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आप सोचोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमने पढ़ रखा है, ये कैसा एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो आपने जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो पढ़ा है वो पढ़े हैं 2 तरीके से। पहला हाफ बेस इनटू हाइट जो अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल्स में। दूसरा आपने पढ़ा हेरॉन्स फार्मूला जिसमें आपको लेंथ ऑफ तीनों साइड्स गिवन होती हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बेसिस पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब आपको 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और आपको एरिया कैलकुलेट करना है। इन 3 टॉपिक्स में अगर देखा जाए तो ये वाला टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका रीज़न, इस पर बनते हैं थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस। बाकी दोनों जो टॉपिक्स हैं वो एकदम सिंपल सिंपल से इजी टू गो कंसेप्ट है। एक फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर अप्लाई करो, आंसर। ठीक है, इस पे थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन बन जाते हैं बट इतने भी ट्रिकी नहीं बनते, है ये सिंपल सा ही, फॉर्मूला एक ही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। हमारा सबसे पहला कंसेप्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब क्या है, क्या लगता है। कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन किन किन चीज़ों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा होगा। बताओ, क्या लगता है किन 2 चीज़ों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा होगा इस चैप्टर में, इस कंसेप्ट में। नो रिप्लाई। एक्स एंड वाई एक्सिस। अच्छा ध्रुव, एक्स एंड वाई एक्सिस तो देखो हो गई लाइंस। 2 लाइंस के बीच में डिस्टेंस तब कैलकुलेट करा जाता है जब वो होती है पैरेलल, और एक्स और वाई एक्सिस आपको पता है इंटरसेक्ट होती है एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। डिस्टेंस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ये चैप्टर मैंने आपको बोला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का दूसरा नाम, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स मतलब नहीं पता, पॉइंट्स।
दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, डिनोट करते हैं डी को डिस्टेंस। ठीक, मतलब कि अगर ये है ग्राफ, ये रहा एक पॉइंट ए, ये रहा दूसरा पॉइंट बी, इन और ये रहे एक्सिस एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, इसको डिनोट करेंगे हम लेटर डी से। ये डी कैलकुलेट कैसे होगा, डी इज इक्वल्स टू ए के कोऑर्डिनेट्स। अच्छा ये तो बता दो, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक्स कॉमा वाई होता है या वाई कॉमा एक्स? कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होते हैं, एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा एक्स। ये क्या लिख रहे हो सत्य? कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। पहली प्रेफरेंस हम देते हैं एक्स को और दूसरी प्रेफरेंस हम देते हैं वाई को। सो लेट जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1 एंड बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 कॉमा y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 कॉमा y2। तो डी का फॉर्मूला क्या बना, डी का फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एंड हमारा फर्स्ट कंसेप्ट खत्म। एक छोटा सा फॉर्मूला, जस्ट इसको अप्लाई करना है। दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो और उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को लेके फॉर्मूले में पुट कर दो। किसी को भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट बना दो, किसी को भी सेकंड कोऑर्डिनेट बना दो। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। अगर आप एक्सरसाइज देखोगे तो एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन ही लेते हैं, फर्स्ट का सेकंड। आपको दो पॉइंट दिए हैं, डिस्टेंस निकालना है। पहला पॉइंट है -5,7 एंड सेकंड पॉइंट है -1,3। अच्छा एक बार मैं आपको चांस दे रहा हूँ, जल्दी से एक बार इस फॉर्मूले में अप्लाई करके देखो। मैं 2 मिनट्स में करना स्टार्ट करूँगा। फॉर्मूला आपको हर बार ही लिखना है, ऐसा नहीं कि आप मिस कर दो। x1 माइनस x2 लिखो या फिर x2 माइनस x1 लिखो, एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी से एक बार सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आना चाहिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मेरे लिए फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरे लिए सेकंड पॉइंट है। जल्दी से बताओ डी को कैलकुलेट करके क्या मिलेगा।
0। उत्कर्ष बीच में प्लस है, ध्यान रखना यहाँ पर। चलो, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। वैल्यूज पुट करेंगे। x2 माइनस x1 -1 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 7 का स्क्वायर। कितना बना? अंडर रूट -1 प्लस 5, -1 प्लस 5 इज 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। 16 प्लस 16 मतलब अंडर रूट 32। और 32 को रूट से बाहर आप देखोगे तो ये बनेगा 4√2। और d क्या है हमारे पास? d इज द एक तरीके से लेंथ, तो हम यहाँ लगा देंगे 4√2 यूनिट्स। यूनिट हमको पता नहीं तो हम लिख देंगे यूनिट्स। √32 को सिंप्लीफाई करना है। √32 का मतलब हुआ अंडर रूट 16 इंटू 2, और 16 4 इंटू 4, 4 बाहर आ सकता है। ये क्वेश्चन क्लियर? चलो नेक्स्ट। एक थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन सेज दैट 3 पॉइंट्स गिवन है और हमको शो करना, चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। 3 पॉइंट्स हैं ए 1,5, बी 2,3, सी -2, -11। हमें चेक करना है वेदर ए बी एंड सी कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर होने का मतलब लाई ऑन सेम लाइन। और सेम लाइन पर अगर आएंगे तो इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब मान लो अगर ए बी सी फॉर एग्जांपल इस तरीके से एक लाइन पर हैं, दैट मीन्स हम मैथमेटिकली इसका रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं? ये तो फॉर एग्जांपल बन गया इस तरीके से। ज़रूरी तो नहीं कि ए बी सी इसी तरीके से लाइन में है। हम एक लाइन में होने का मतलब रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं मैथमेटिकली? दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड। को हम तीनों साइड्स निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, और किसी भी दो का सम तीसरे के इक्वल आ जाएगा। हम कैलकुलेट करेंगे लेंथ ए बी, इसको नाम देंगे D1। फिर हम कैलकुलेट करेंगे लेंथ बी सी, इसको नाम देंगे D2।
फिर हम कैलकुलेट करेंगे लेंथ ए सी बोलो सी ए बोलो एक ही बात है, D3 नाम देंगे। तो इन तीनों में से एक तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ और बाकी तो आप लोग सॉल्व करोगे। बताओ D1 D2 D3 कौन सा वाला पार्ट मैं करूँ, बताओ। एक पार्ट मैं कर देता हूँ, बाकी दोनों आप करोगे। मैं D1 निकालूं, D2 निकालूं या D3 निकालूं? D1 ठीक है। D1 का मतलब है AB। नाउ considering A 1,5 and B 2,3, हमारा D1 कितना आएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर। टर्न्स आउट टू बी 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। रिजल्ट इज 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इज 4। दिस इज अंडर रूट 5 यूनिट्स। अंडर रूट 5 यूनिट्स। D1 आ गया रूट 5 यूनिट्स। जल्दी से मुझे D2 और D3 कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। और मिस्टेक है। D2 कैलकुलेट करते वक्त हम B और C को देखेंगे, तो B का मतलब है 2,3 और C का मतलब है -2, -11। तो D2 हमको मिलेगा अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। दैट मीन्स -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। -4 का मतलब है माइनस, नहीं सॉरी 16, प्लस -14 स्क्वायर का मतलब है 196। 16 प्लस 196 बनेगा अंडर रूट 212। 212 का मतलब अंडर रूट 4 × 53। 53 और ज़्यादा नहीं हो पाएगा छोटे उसमें, तो ये बन गया 2√53 यूनिट्स। और अगर मैं D3 निकालता हूँ कंसीडरिंग A एंड C, पहले तो D2 में बताओ आप लोगों की मिस्टेक कहाँ पर है। अच्छा -11 को -1 ले लिया, सत्यम। D3 में दिस माइनस दिस, 1 माइनस ऑफ -2 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ -11 प्लस 11 का स्क्वायर। कितना बना? 3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 9 प्लस 16 का स्क्वायर इज 256। 9 प्लस 256, 9 प्लस 256
265। 265 को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलना चाहिए? 265 प्राइम फैक्टराइजेशन है 19। ये क्या लिख रहे हो? प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो 265 से हमको मिलेगा, कुछ भी बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि ये बनेगा अंडर रूट में 5 इंटू 53। तो दोनों में से कुछ भी बाहर नहीं आ पाएगा, ये एज इट इज रहेगा। सो D2 हमारे पास आया 2√53 यूनिट्स और अंडर रूट 265 यूनिट्स। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड। यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा अप्लाई नहीं हो पा रहा, therefore A, B, C are not कोलिनियर। ये आपकी हो गई लास्ट में कंक्लूजन स्टेटमेंट कि किसी भी दो साइड्स का सम थर्ड के इक्वल नहीं है, देयरफॉर ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। क्लियर? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है कि चेक करके बताओ कि जो 3 पॉइंट्स हैं ए 5, -2, बी 6, 4 और सी 7, -2, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं या नहीं? वर्टिसेस किसके? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कैसे शो करोगे कि आइसोसेलेस है या नहीं? डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू। टू साइड सेम, लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स विल बी सेम। तो उसके लिए वही 3 चीज़ें, हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए निकालेंगे। हम निकालेंगे ए बी, इसको नाम दिया D1, फिर हम निकालेंगे बी सी और फिर हम निकालेंगे सी ए, D2, D3। D1 मैं कर रहा हूँ, D2, D3 आप लोग निकालोगे। सो D1 के लिए हम कंसीडर किस किस को करेंगे? कंसीडरिंग ए एंड बी। ए है 5, -2 और बी है 6, 4। तो D1 कितना आएगा? D1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 -2 प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2 -y1 4 -2 कितना बन गया? 6 - 5 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 6 का स्क्वायर 1 + 36 अंडर रूट 37 यूनिट्स। D1 आ गया हमारे पास अंडर रूट 37 यूनिट्स। जल्दी से D2 और D3 निकाल के बताओ कितना कितना आएगा। अच्छा, वैल्यू ऑफ C पूछ रहे हो आप लोग, तो वैल्यू ऑफ C है 7, -2। जल्दी से D2 और D3 निकालो।
D2 आएगा √5। ओके, सत्यम एक बार अपना सॉल्यूशन सेंड करो मुझे, आपने किस तरीके से करा। D2 आएगा √37। सत्यम एक बार आंसर सेंड करो, आपका गलत किस तरीके से आया। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, मिस्टेक कहाँ हो रही है। D3 निकालो। D3 आएगा 2, बिल्कुल ठीक, 2 यूनिट्स। हेयर आप देखो तो AB इज इक्वल्स टू BC, therefore we can say that triangle ABC is an isosceles triangle। ये हो गई आपकी कंक्लूजन स्टेटमेंट। ठीक है, सो इसके बाद अब बारी आती है होमवर्क की। अच्छा, होमवर्क से पहले आप अगर क्वेश्चन नंबर जो 6 है, चलो होमवर्क, तो होमवर्क से पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको काम आएगी एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज किस में होती हैं और किसकी वजह से क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। फर्स्ट डिफरेंस, ऑपोजिट साइड्स की लेंथ। सेकंड डिफरेंस, एडजेसेंट साइड्स की लेंथ। और ऑपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड्स को मिला के क्या बना, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, किसी में अगर दोनों हैं तो। थर्ड बेसिस हमारे पास आता है डायगोनल्स, कि डायगोनल्स इक्वल हैं या नहीं।
तो जब सिक्स क्वेश्चन करोगे उसमें आपको कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है ये बताना है। चार कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आपको बताना है इसमें से क्या बनेगा। तो इसके हिसाब से आप टोटल लेंथ हमारे पास कौन कौन सी हो गई, चार साइड्स हो गई और दो डायगोनल्स, टोटल 6 लेंथ कैलकुलेट करोगे और किस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके हिसाब से कौन सा क्वाड्रिलेटरल या कौन सी शेप बनेगी आपको उस पर कमेंट करना। ठीक है, ये आपको काम आएगा आंसर नंबर 6 के अंदर कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनने वाला है। तो बेसिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में तो छोड़ ही देते हैं हम, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हो या ना हो। फिलहाल वैसे तो क्रॉस मान के ही चलते हैं कि नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल में ना तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ना एडजेसेंट साइड्स, ना डायगोनल्स। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती, डायगोनल्स इक्वल होते हैं नहीं होते, डायगोनल्स, क्या बात है, उत्कर्ष नहीं होते, बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल नहीं होते। यहाँ पर हम इक्वल के बारे में बात कर रहे हैं कि इक्वल हैं ये चीज़ें या नहीं। रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल, एडजेसेंट का मतलब साथ वाली नहीं होती, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। रोम्बस ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, दोनों हैं तो मतलब सारी साइड्स इक्वल होंगी, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। स्क्वायर ऑपोजिट साइड्स भी बराबर, एडजेसेंट साइड्स भी बराबर, डायगोनल्स भी बराबर। तो हम 6 लेंथ्स निकालेंगे ए बी बी सी सी ए, सॉरी ए बी बी सी सी ए, सॉरी हम चारों लेंथ्स निकालेंगे ए बी बी सी सी डी डी ए और दो डायगोनल्स निकालेंगे ए सी एंड बी डी। क्वाड्रिलेटरल पे कमेंट करने के लिए हम 6 लेंथ कैलकुलेट करेंगे, ए बी बी सी सी डी डी ए। ये तो हो गई लेंथ ऑफ साइड्स ए सी बी डी, ये दोनों हो गई लेंथ ऑफ डायगोनल्स। अब इनके बेसिस पर हम कमेंट कर देंगे, अगर यहाँ पर ये दोनों हैं ऑपोजिट ए बी एंड सी डी और बी सी और डी ए ये दोनों हैं ऑपोजिट, अगर सिर्फ ऑपोजिट वाले बराबर हैं तो इस तरीके से केसेस बन जाएंगे। ठीक है, बारी आती है होमवर्क की। इस चार्ट में किसी को कोई डाउट जो चार्ट बनाया है? एक्सरसाइज 7.1 ऑल क्वेश्चंस एक्सेप्ट, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं वो बता रहा हूँ। एक्सेप्ट क्वेश्चन 5, फिफ्थ को छोड़ के बाकी सारे करने हैं। और कल टेस्ट होगा 7 जून, चैप्टर नंबर 4। और पहले से ही बता रहा हूँ जो नेक्स्ट संडे है उस नेक्स्ट संडे वाले दिन आप लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टेस्ट होगा।
चलो ठीक है। और सत्यम कुछ अगर डाउट है तो बताओ, अदरवाइज क्लास ओवर करते हैं आज।